खुदावंद की सलामती आप सब पर हो। मैं सबा शौकत सक्सेस स्टोरीज़ विद सबा में आपके साथ आज मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा की पहली क्रिश्चियन पीएमएस ऑफिसर के घर पर, ताकि हम उनकी ज़ुबानी जान सकें उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ टीचिंग से किया। एफजी डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन पेशावर में एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश सर्व किया। फिर उन्होंने 7 साल तक सर्व किया एडवर्ड्स कॉलेज पेशावर में एज ए लेक्चरर इन इंग्लिश। 2017 में उनकी सिलेक्शन हो गई एज पीएमएस ऑफिसर खैबर पख्तूनख्वा। असिस्टेंट कमिश्नर अंडर ट्रेनिंग रहीं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेशावर में। फिर उन्होंने सर्व किया एज सेक्शन ऑफिसर इन हेल्थ डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा और करंटली वो सर्व कर रही हैं एज असिस्टेंट डायरेक्टर इन Private Schools Regulatory Authority Khyber Pakhtunkhwa. Let's welcome on our show Pride of Christian Community, Miss Myra Edwin. Thank you मैम, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमें टाइम दिया ताकि हम आ सकें और व्यूअर्स तक आपकी सक्सेस स्टोरी को पहुंचा सकें। हम अपने शो का आगाज़ प्रेयर से करेंगे, सो आई रिक्वेस्ट कि आप दुआ में रहनुमाई करें। Dear Lord, we thank you for your immense blessings. We thank you for the peace of this moment. We pray to you for all the beings, for their safety, for their health and happiness. We pray to you and thank you for this country that you have given us. Help us that wherever we go, we represent you, that we may grow in you, in faith. Amen. आमीन। सो मैम, आप हमें बताएं कि कब और कहाँ पैदा हुई? अच्छा सबा, इट्स इंटरेस्टिंग। हम हैं तो पेशावर के, बट आई वाज बेसिकली बोर्न इन एबटाबाद। अच्छा। आई वाज बोर्न इन एक्चुअली माय अंकल लिव्स ओवर देयर, एबटाबाद में वो रहते हैं। और एट दैट टाइम जब मैं पैदा हो रही थी तो उन दिनों में माय फादर वाज अब्रॉड, वो इंग्लैंड में थे अपने हायर एजुकेशन के लिए। ठीक। तो माय मदर शी वाज देयर इन एबटाबाद, अपने भाई के पास थी वहाँ पे। ओके। माय अंकल इज़ बेसिकली वो शुरू में मेजर थे आर्मी में, डॉक्टर थे। फिर अयूब टीचिंग हॉस्पिटल में वहाँ पर प्रोफेसर थे। और वहाँ पे मैं पैदा हुई। अच्छा। व्हेन माय फादर केम बैक तो फिर हम पेशावर आ गए। सो फिर आप एजुकेशन कहाँ से की? अच्छा, एजुकेशन सारी मेरी पेशावर की। हाँ, इनिशियली क्योंकि मेरी मदर भी कॉन्वेंट स्कूल की पढ़ी हुई हैं, ऑल्दो सिंध की हैं। अच्छा। सिंध की हैं, हैदराबाद में रही हैं, कराची में रही हैं। तो वो उनको यही था कि मेरी जो बेटियां हैं दोनों वो कॉन्वेंट में जाएं जी। और प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट पेशावर से मेरी स्कूलिंग हुई है, मैट्रिक वहीं से किया। देन एडवर्ड्स कॉलेज में, मतलब इट्स अ बॉयज़ कॉलेज, आपको भी पता होगा, हमेशा से बॉयज़ रहा है। बट इंटरेस्टिंगली द टाइम व्हेन आई वाज टू गो इनटू इंटरमीडिएट जी, तो वहाँ पे को एजुकेशन स्टार्ट हुआ और ज्वाइन किया। फर्स्ट बैच था हम लोगों को को एजुकेशन का और वी वर 7 गर्ल्स एंड 40 बॉयज़ इन वन क्लास। ओके। तो वो बड़ा अच्छा रहा, 2 इयर्स वहाँ पे रहे। फिर फर्दर बैचलर्स के लिए भी मैंने एडवर्ड्स ही कंटिन्यू रखा और आई डिड माय बैचलर्स इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स एज माय मेजर सब्जेक्ट। ओके। और बहुत ही इंस्पायरिंग टीचर्स वहाँ पर मिले। ठीक। प्रोफेसर कलीमुल्लाह, प्रोफेसर ए.बी. साजिद, बहुत उन्होंने जो है मेरे अंदर इंटरेस्ट डेवलप किया लिटरेचर का। फिर आई वेंट ऑन टू डू माय मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम पेशावर यूनिवर्सिटी। राइट। और 2 इयर्स वहाँ पे रहे। तो मास्टर्स का भी रिजल्ट नहीं आया था कि एफजी डिग्री कॉलेज से ऑफ़र आई, तो वो मैंने ज्वाइन कर लिया। मीनवाइल मास्टर्स का रिजल्ट आ गया। देन एमफिल मैंने किया कुर्तबा यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में। ओके। और करंटली इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं एनरोल्ड हूँ पीएचडी के लिए। राइट। तो इट्स बिन अ लॉन्ग जर्नी, लेकिन अप्स एंड डाउन्स आए हैं, बट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ माय फादर आई वुड से। एमफिल में उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आई रिमेंबर कि एडवर्ड्स कॉलेज मीनवाइल ज्वाइन किया हुआ था टीचिंग के लिए, तो ही वुड टेक मी, दोपहर की क्लासेस होती थी एडवर्ड्स की लेके, ही वुड टेक मी फॉर क्लासेस इन कुर्तबा। और वो सारा टाइम गर्मी सर्दी पार्किंग में वेट करते थे। यू नो 3 आवर्स की क्लासेस होती, 3-4 आवर्स लग जाते, पार्किंग में वेट करते थे, फिर मुझे लेके वापस आते थे। Right. वो जब you have such men in your life जो आपकी strength बनते हैं, तो it's quite supportive. Yeah, that's great.
मैम जैसा आपने अभी बताया, ज़िक्र किया कि आपके फ़ादर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और हमेशा वो आपकी बैक पर होते थे। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एक जो आपकी जो जर्नी रही है अभी तक की, कि आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो उसमें आपकी जो फैमिली या जो घर का एनवायरनमेंट, अपब्रिंगिंग जो थी, उस सब का क्या रोल था? इस सब ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया? अच्छा, आई वेरी मच बिलीव सबा कि घर का एनवायरनमेंट जो है वो आपको बहुत मोटिवेट करता है या डीमोटिवेट करता है। मैं इस मोमेंट पे आई वुड गो बैक अ लिटिल बिट और थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं बेसिकली, हम तीनों सिबलिंग्स जो हैं, हम 5th जनरेशन क्रिश्चियन में आते हैं। हमारी फैमिली में 5th जनरेशन है हम। और इट वाज बेसिकली माय ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, जिन्होंने, ही वाज बेसिकली फ्रॉम, उस टाइम पे तो इंडिया था, 1877 की बात है। वो उन्होंने, जीवनमल नाम था उनका। तो ही एक्सेप्टेड क्राइस्ट एज अ सेवियर। और उन्होंने फिर सेमिनरी की सियालकोट से। यू वुड बी वेरी हैप्पी टू नो, और मे बी इट्स अ फैक्ट, कि गुजरावाला की जो सेमिनरी है, दैट वाज कॉल्ड गुजरावाला सेमिनरी, बट इट वाज बेसिकली इन दोज डेज सियालकोट में होती थी। क्योंकि अब तो ज़्यादा हम लोग गुजरावाला सेमिनरी को ही जानते हैं। यस। तो वो ही वाज द वन जिनकी वजह से फिर हम लोगों की जनरेशन, he had 2 sons and 2 daughters, और most of them they stayed back in India. लेकिन मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे, वो फेडरिक जीवनमल, वो आए यहाँ FC कॉलेज से, उन्होंने अपनी एजुकेशन की, ग्रेजुएशन की। दैट वाज प्रॉब्ली इन अर्ली 1900s, 1907 में। एंड देन ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ अ ब्रिटिश स्कूल इन गुजरावाला। वहाँ पे वो सेटल हुए, और उनके फिर फर्दर जो थे वो, ही हैड 5 sons and 2 daughters। और ये जो मैं बता रही हूँ अपने पूरी फैमिली हिस्ट्री, तो वी बेसिकली बिलोंग टू द राजपूत फैमिली। तो इमेजिन कि उनके जो 5 बेटे थे वो टॉल 6 feet, और वो सही हट्टे कट्टे, और स्पोर्ट्स में, गैलेंट्री में, कॉम्बैट स्पोर्ट्स में इंगेज रहते थे। एवरीबडी न्यू देम इन गुजरावाला। एंड इंटरेस्टिंगली दे इवन सर्व्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उन्होंने आर्मी ज्वाइन की, और दे फॉट विद द ब्रिटिश आर्मी अगेंस्ट द जर्मन नाज़ीज़ उस टाइम पे। और ये 5 ब्रदर्स थे, एंड मोस्ट ऑफ देम दे स्टेड इन गुजरावाला। उनकी अभी फर्दर फैमिलीज जो है वो बाहर सेटल हो गई हैं। बट माय ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल डिफरेंट। उनका थोड़ा सा जो था वो बेंट ऑफ माइंड या इंटरेस्ट जो था वो लिटरेरी स्कॉलरली चीज़ों की तरफ था। मेरे ग्रैंडफादर ने एयरफोर्स ज्वाइन की, यहाँ कोहाट में पोस्टेड थे, और कोहाट से वो आते थे यहाँ सेंट जॉन्स कैथीड्रल में, संडेज को आते थे। And he met his future wife here in St. John's Cathedral, my grandmother. तो वो मेरे दादा साहब का जो नाम है वो एडविन JM है, जीवनमल। और एयरफोर्स उन्होंने ज्वाइन करने के बाद जब शादी हो गई, तो he did his graduation, मास्टर्स किया उन्होंने। he became a physical director। यहाँ पे एक स्कूल होता था, अब now it's called, it's upgraded to FG कॉलेज। उस टाइम पे कैंटोनमेंट स्कूल पेशावर कहा जाता था। वहाँ पे इन्होंने फिजिकल डायरेक्टर, एज अ फिजिकल डायरेक्टर ज्वाइन किया। दैट स्कूल वाज बेसिकली, आई थिंक दैट स्कूल वाज द, आई वुड से द टर्निंग पॉइंट, एंड माय ग्रैंडफादर एंड हिज लिटरेरी इंटरेस्ट। वहाँ पर जो है, ये इट वाज अ वेरी फेमस स्कूल। सारी लिटरेरी एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी। शेक्सपियर के जो प्लेज हैं वहाँ स्टेज किए जाते थे। यू नो, फेमस ऑथर्स एंड स्कॉलर्स like Taha Khan, poets like Ahmed Faraz, Ishfaq Ahmed, they used to come over here. My grandfather used to be in the company of these people, और वो उनके साथ उठते बैठते थे जी। तो वो इनका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट था अपने बाकी सिबलिंग्स से। एंड दैट सेम थिंग देन वेंट ऑन, वो हमारे भी ब्लड में आया, वही चीज़ आई। ग्रैंडमदर की साइड से ये था कि मेरे जो ग्रैंडमदर के फादर थे, his name was I.D. प्रकाश। वो एक ब्राह्मण कॉन्वर्ट थे, और मिशन हॉस्पिटल में उन्होंने किया, एज अ फार्मासिस्ट ज्वाइन किया। देहरादून से वो फार्मेसी करके आए थे। वो उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया। इनफैक्ट बल्कि अभी जो हाँ मिशन हॉस्पिटल में जो चैपल है, उस पर जो गोल्ड क्रॉस है, वो उन्होंने गोल्डन क्रॉस जो है वो उन्होंने इंस्टॉल कराई थी, वो लगवाई थी। और वहाँ पे उनका एक प्लाक भी था, उनकी सर्विस 37 ईयर्स की सर्विसेज थी उनकी वहाँ पर। तो मिशन हॉस्पिटल में मेरी ग्रैंडमदर के फादर होते थे,
मेरी जो ग्रैंड मदर की जो मदर थी वो एलिज़ाबेथ स्कूल में राइट नेक्स्ट एलिज़ाबेथ स्कूल में वो टीच करती थी. She was in fact one of the pioneers of female education in KP. Right. और you'd be very fascinated to know कि एलिज़ाबेथ स्कूल जो है वो बना तो 1905 में था, बट ये लोकेशन नहीं थी. उस टाइम पे फीमेल एजुकेशन को ज़रा छुपा के रखा जाता था. Okay. तो कोई करीमपुरा करके नाम है, हिडन, माय फादर टॉक्स अबाउट इट, कि वहाँ पे उसकी लोकेशन होती थी. राइट. तो मेरे जो फादर हैं प्रोफेसर एल्विन एल्विन, उनकी 2 भाई हैं, 1 बहन है. वो अनफॉर्चुनेटली दोनों मेरे अंकल्स की दे पास्ड अवे एट एन अर्ली एज. राइट. मेरी जो फुप्पो हैं शी रिजाइड्स इन कनाडा विद हर फैमिली. अपने 2 बेटे हैं, उनके हस्बैंड, उनके साथ वो रहती हैं. और जो मेरे ग्रैंडफादर ने वो एक इनकलकेट किया, एक लिटरेरी इंटेलेक्चुअल जर्म आई वुड से, वो कंटिन्यू रहा मेरे फादर में. उन्होंने अपनी एजुकेशन पेशावर यूनिवर्सिटी से पहले की, फिर ही वेंट अब्रॉड, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से उन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की. फिर ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एटमोलॉजी इन ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, तो वो उस पर लगे रहे. उन्होंने कुछ सर्टिफिकेशंस उस पर की. तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में था, तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए उन्होंने जो है ट्रेनिंग्स की. तो वो उन्होंने स्टेट यूनिवर्सिटी, ऑरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से की, अमेरिका से करके आए. हमारे घर का एक ट्रेडिशनल बचपन से ही देखते आए, एक टिपिकल इवनिंग जो होती थी वो इसी तरह थी कि कोई गेस्ट्स हैं, ऑथर्स हैं, पोएट्स हैं, वो लिटरेरी बातें हो रही हैं. आई रिमेंबर मैं 14 ईयर्स की थी जब मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे उर्दू की जो प्रोग्रेसिव मूवमेंट है उसके बारे में बताया. And I was very fascinated to know about the problems of Pakistan, of our country, उस time पे, and how we have almost the same sort of problems now as well. और there were poets like late Ghulam Muhammad Qasir साहब, Professor Tariq Hashmi, late Professor ठाकुर दास साहब, वो हमारे शामों को हमारे घर में बैठे होते थे. एक मतलब एक लिटरी सा माहौल होता था. And we would be very small, छोटे होते थे हम, सुन रहे होते थे SP जॉन साहब को. हम उनकी फैज़ की गज़ल सुनते हुए सुना है हमने बचपन में उनको. और इस टाइप की जो है वो एक्टिविटीज़ चल रही होती थी. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि मोस्टली लोगों को ये होता है कि उन्होंने ऑथर के बारे में या पोइट के बारे में सुना होता है और फिर उनके वर्क्स पढ़ते हैं, पोएम्स पढ़ते हैं. हम लोगों का उल्टा था. हम लोगों ने जो है वो पहले इन सब की पोइट्री पढ़ी हुई, बाद में हमें पता अच्छा ये फैज़ था. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इस तरह से रहा हमेशा से बचपन से. और वो काइंड ऑफ दैट लिटरेरी जर्म, दैट पोएटिक जर्म केम इन मी एज वेल. राइट. और घर का माहौल, जस्ट लाइक आई सेड, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह का आप एनवायरनमेंट देते हैं बच्चों को. मदर की साइड से ये था कि कॉन्वेंट की वो पढ़ी हुई थी, और उन्होंने जो है हमें बचपन से ही वो एक रीडिंग हैबिट डाली, इनकलकेट की. तो सदर में लंदन बुक शॉप है, ब्रिटिश काउंसिल होता था. तो बचपन में अम्मी जो है हमें ले जाती थी वहाँ पर, और फॉर आवर्स हम उनके फ्लोर पे बैठ के बुक्स पढ़े होते थे. राइट. तो इसी तरह का हमेशा से उन्होंने हमें एनवायरनमेंट रखा है. इंस्टेड के जी कौन सा टॉय खरीदना है, कौन सी बाइसिकल खरीदना है, हमको ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कौन सी बुक हम नहीं खरीद रहे हैं. तो वो इट यूज्ड टू बी अ वेरी हैप्पी डे फॉर अस. ऑन संडेज वी यूज्ड टू गो शॉपिंग के लिए भी, बुक शॉपिंग के लिए जाना, ब्रिटिश काउंसिल जाना वीकेंड्स पे. तो इट्स वेरी सिग्निफिकेंट कि बच्चों को बचपन से ही ऐसी आप इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें जो इनके अंदर ऐसा इंटरेस्ट डेवलप करें, ताकि उनको एक लव फॉर नॉलेज हो, एक लव फॉर लर्निंग हो. और वो जो था, वी वर लकी कि वी हैड सच पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स. तो उन्होंने जो है हमें बचपन से इस तरह से ट्रेन किया. बहुत ही खूबसूरत आपने बातें शेयर की हैं अपनी फैमिली के बारे में, और किस तरह से आपके पेरेंट्स ने ये रीडिंग हैबिट्स और ये जो सारी अच्छी हैबिट्स थी आप में, आपके सिबलिंग्स में, उनको ट्रांसफ़र किया. और आजकल जब हम देखते हैं तो आप भी देखती होंगी कि बच्चे जो हैं वो मदर्स उनको मोबाइल फ़ोन्स और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो दे देती हैं कि चलो हमें तंग नहीं कर रहा और हम अपना काम करते रहें, बच्चा जो है वो उसमें बिज़ी रहे, वो कार्टून्स और वो. सो मैम, ये तो थी आपकी लिटरेचर की तरफ आप कैसे आई ना, इस सारी इसकी जर्नी आपने हमें बता दी कि फ़ैमिली का बड़ा रोल रहा. तो अब आप हमें ये भी बताएं कि मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ आने का कैसे सोचा, कब ख़्याल आया कि इस तरफ जाना है? अच्छा, इस तरह से हुआ था कि 2010 में जब मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था, रिज़ल्ट अवेटेड था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं घर पे CSS PMS की कोचिंग करते थे. राइट.
तो उन्होंने मुझे कहा कि बैठ जाना एक क्लास के साथ। तो आई हैड नो क्लू, सब यू वोंट बिलीव, मुझे नहीं पता था क्या होता है CSS में। मैं फिर बैठ गई, 3-4 क्लासेस ली। फिर अच्छा अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि उस टाइम पे समथिंग हैपेंड एंड आई कुड नॉट कंटिन्यू विद राइट। दैट्स अनदर स्टोरी, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो थोड़ी लंबी हो जाएगी। एक्चुअली मैं गिर गई थी एंड आई हैड माई जॉ, मतलब मेरा जॉ जो है वो ब्रेक हो गया था बिल्कुल, बीच में से भी, यहाँ से भी, साइड से भी, सब। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर मी। तो वो रिकवरी में सब कुछ, फिर मीनवाइल एडवर्ड्स मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वो बिल्कुल मेरे माइंड से वो बात चली गई, इवन दो मैंने कुछ 1-8 हफ्ते की ट्रेनिंग की हुई थी। फिर वापस कुछ सालों के बाद इस तरफ किस तरह आई, इट वाज बेसिकली इन 2015 जब मैंने पहले CSS का अटेम्प्ट दिया। एंड यू वुड, एवरीबडी फाइंड्स इट वेरी फनी कि मैं 2 दफ़ा अटेम्प्ट दिया CSS का, दोनों टाइम जो है वो मेरा ऐसे का पेपर रह जाता था। और खुद आप इंग्लिश लिटरेचर, वाले साहब भी इंग्लिश, सारा फैमिली, लेकिन लक मैटर्स एज वेल। मुझे इस तरफ बेसिकली लाने वाले 2 लोग हैं, और एक वालिद साहब के अलावा मेरे जो एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर दिलशाद, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे। मेरा उनके साथ इस तरह से ताल्लुक़ बना कि उनकी जो बेटी है उनके साथ मेरी दोस्ती थी। वो भी CSP ऑफिसर है इनकम टैक्स में, और उनके जो बेटे हैं वो एडवर्ड्स कॉलेज में लेक्चरर हैं। छोटे बेटे उनके मेरे क्लास फेलो होते थे बैचलर्स में एडवर्ड्स में। तो वो उस तरफ से मेरा अच्छा कनेक्शन बना। उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। ही टुक मी इन एज हिज ओन डॉटर। वो कहते थे तुम मेरे लिए आयशा की तरह हो, और क्योंकि आयशा ने इस तरह से CSS किया, वो मुझे बहुत इनकरेज करते थे इस तरफ। तो उनके कहने पे, उनकी मोटिवेशन पे, वालिद साहब की मोटिवेशन पे मैंने CSS के एग्ज़ाम्स दिए। जब मेरा फर्स्ट CSS अटेम्प्ट का रिजल्ट आया तो प्रोफेसर दिलशाद, बाबा मैं उनको कहती हूँ, बाबा वाज वेरी अपसेट। वो तो सारी सिस्टम पे उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि मेरा जो है वो रहेगी, वो भी इंग्लिश में ऐसे कैसे हो सकता है। बट सेकेंड अटेम्प्ट किया एंड इट वाज PMS के लिए हुआ था कि इतनी मेरी तैयारी नहीं थी, क्योंकि CSS में मैंने काफ़ी तैयारी की थी। एंड आई वाज सो होपलेस एट दैट टाइम, इतनी डिस्पेयर्ड थी कि आई वाज टेलिंग माय मदर कि मैं एग्ज़ाम्स भी नहीं दूँगी। और एग्ज़ाम्स क्रिसमस के फ़ौरन बाद होने थे 2016 में। तो मामा खामोश थी, नहीं कुछ बोला। लेकिन जिस दिन नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था तो मेरे लिए सारा स्टेशनरी रेडी की, कपड़े मेरे लिए इस्त्री किए। मैंने कहा तुम्हें मैं उठाऊँगी सुबह, तुमने जाके दे के आना। ऐसा यू वोंट बिलीव, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, बस वो पिछले जो CSS के 2 अटेम्प्ट्स थे वो थी। मैंने अम्मी को काफ़ी रेजिस्ट किया, बट शी सेड कि नहीं, तुमने हर हालत में जाना किया है, जाना है। उससे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, वो मेरा क्लियर था। तो शी वेरी मच बिलीव्ड कि जब तुम्हारा स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर हुआ है तो देयर मस्ट बी सम डिवाइन प्लान इन दिस, गॉड का जरूर इसमें कोई हाथ है। तो जाके एग्जाम्स में दिया ही एक करके सारे, यू नो हाउ टफ इट इज, दिन में 2 एग्जाम्स होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। वो सारे मैं देख के आ गई, फिर भूल गई उनके बारे में। कोई मैं वाज नॉट इवन वेटिंग फॉर माय रिजल्ट। कंटिन्यू किया एडवर्ड्स में टीच करना, एंड देन सडनली रिजल्ट किया। और उन्होंने कहा इंटरव्यू है फलां दिन। इंटरव्यू मेरा बहुत अर्ली डेज में था। वो मैंने जाके इंटरव्यू दिया। फाइनली जो है रिजल्ट आया, फिर इट वाज 2017 के एंड में, एंड क्रिसमस के फौरन बाद 26 दिसंबर, एंड आई थिंक दैट वाज द हैप्पीएस्ट डे फॉर माय होल फैमिली। और काफ़ी अच्छा रहा। तो इस तरफ जो है, मतलब PMS मैनेजमेंट की तरफ आना, वो बेसिकली जो है मेरे कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ टीचर्स थे, उन्होंने मोटिवेट किया। और मेरी मदर का वुड से बहुत बड़ा हाथ था, वो ना आपको उठाकर भेजती, बिल्कुल वो कुछ ना करती, इसके लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि आप जितने होपलेस हो जाओ, PMS CSS के लिए एक कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, परसिवियरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने एक दफ़ा में गिव अप कर दिया तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उसमें आपको ट्राई अगेन वाली बात वो इम्पोर्टेंट। सो मैम आप ये बताएं कि आपने जो CSS की तैयारी की थी वो किस तरह से की थी? स्टार्ट में आपने जिक्र तो किया कि फ़ादर के साथ आपने कुछ वीक क्लासेस ली, उसके बाद कोई ख़ास स्ट्रैटेजी थी या कुछ किसी ख़ास एकेडमी को ज्वाइन किया या क्या ऐसा किया? और दूसरा ये कि जब आपकी पहली अटैम्प्ट में आप रह गई तो क्या आपने कुछ नोटिस किया कि कहाँ पर मिस्टेक थी, उसको फिर किस तरह से आपने कोप किया, नेक्स्ट टाइम स्ट्रैटेजी चेंज की नहीं की? तो ये थोड़ा हमारे जो ऑडियंस में बहुत सारे CSS एस्पिरेंट्स भी देख रहे होंगे तो उनके लिए थोड़ा ये है कि काइंड ऑफ टिप्स उनको मिल जाएंगी कि कैसे वो तैयारी करें।
हाँ बिल्कुल, इस तरह से था कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो एक मेरा बहुत होल हार्टेड अटेम्प्ट था। हर किसी का ऐसे ही होता है। तो उसके लिए मैंने ज्वाइन की थी किप्स एकेडमी, ज्वाइन की थी यूनिवर्सिटी टाउन में। और बट आई वुड से कि ठीक है, आपके साथ एक पूरी क्लास होती है, आप थोड़ा सा कम्पिटिटिव भी हो जाते हैं। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम। आपको बुक्स का पता चल जाता है कौन सा, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। किप्स के कुछ प्रोफेसर्स थे, कुछ टीचर्स थे बहुत अच्छे, उन्होंने हमें गाइड भी किया। बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन यू, आप कितना हार्ड वर्क करते हैं, कितना आप स्ट्रैटेजी कौन सी स्ट्रैटेजी आप अडॉप्ट करते हैं। आई ऑलवेज से दिस टू माई स्टूडेंट्स कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट the number of hours you are studying. Exactly. 8-10 घंटे पढ़ते हैं. It's not that. It's more about smart learning. Exactly. थोड़े टाइम में आपने कितना इम्बाइब किया है, कितना सीखा है. It's में रोट लर्निंग नहीं. हाँ, कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ चीज़ों में, फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपको रोट लर्निंग ज़रूरत होती है. But most of the times it's about your concepts. आपके concepts clear होने चाहिए. Couple of things I would say to my students, my audience, जो potential CSS and PMS aspirants हैं, उनको भी ये कहना चाहूँगी कि एक तो writing power आपकी बहुत strong होनी चाहिए. Written आपका जो communication skill है, that should be very strong. Vocabulary आपकी strong होनी चाहिए. You need to have a strong current affairs का knowledge आपके पास होना चाहिए. उसके लिए हमेशा से यही कहा रिकमेंड किया जाता है, डॉन न्यूज़पेपर, वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन. ये क्लीशे बातें मैं कर रही हूँ, बट कुछ जो टिप्स जो मैंने किए थे, ये नहीं होता कि आपके पास न्यूज़पेपर अगर आया तो आप फ्रंट से लेकर बैक तक उसको पूरा बैठ के पढ़ेंगे पूरा. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप 3-4 उसमें से आर्टिकल्स आप नोट कर लो कि ये इम्पोर्टेंट है या ये करंट इशू पे. You take a notebook with you, a pen with you. आप आर्टिकल पढ़ रहे हो, just jot down 5 points, main points about that article, right. and then just forget about that article. Okay. वो 5 points जो आपने note down किए, those are the ones that matter. उसको आपने elaborate करना है, सोचना है उसके बारे में. And these kind of notes are important for your last day preparation as well. आप एग्जाम से एक दिन पहले शाम को आप पेपर दे के आए हो 6 बजे 7 बजे, तो नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, कैसे रिवाइज करें. वो 5 points जो होंगे अपने नोट डेली बेसिस पे किए होंगे, वो आपको एक रिवीजन होती जाएगी इस तरीके से. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पेपर अटेम्प्ट करने की कुछ टेक्निक्स हमें सिखाई गई थी किप्स में, वो बहुत हमने हेल्पफुल हुई. वो फिर जब कभी डिटेल में हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो उस पर आई वुड लव टू टॉक अबाउट दैट. बट एक मोटिवेशन लेवल रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. सब्जेक्ट सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 2015 में मैंने जब CSS दिया तो तब ओल्ड कोर्स था, 16 में जब दिया तो तब न्यू कोर्स हो गया. ग्रुपिंग्स भी सब्जेक्ट की चेंज हो चुकी थी, कोर्स भी चेंज हो चुके थे. तो वो जो एक ड्रॉबैक था फर्स्ट अटेम्प्ट का, जो जिसमें मैंने आइडेंटिफाई किया कि ये प्रॉब्लम्स थे मुझे, वो मैंने सेकंड में फिर कवर अप करने की कोशिश की है. एंड एग्रीगेट में आई क्लियर्ड, बट वो ऐसे का जो है वो एक प्रॉब्लम रहा हमेशा से. And I'm hoping that this time it's not going to happen because अभी मैंने एक और attempt भी दिया. Right. तो basically ये हैं कुछ चीज़ें. पेशावर में किप्स इज़ द I would say किप्स जो है वो अच्छा ट्रेन करते हैं स्टूडेंट्स को. बट एट द सेम टाइम आपका अपना पे विल पावर पे डिपेंड करता है, आप कितना स्ट्रॉन्ग हो इस मामले में. मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स को तैयारी करते हैं, बट लास्ट मोमेंट पे ना दे हैव कोल्ड फीट और वो एग्ज़ाम देने नहीं जाते, या 1-2 देने गए, फर्स्ट 2 days गए, थर्ड डे पे नहीं गए. मैंने सुना है कुछ अपने फ्रेंड्स से कि वो कहते हैं पहले पेपर पे जब हम जाते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, फिर नेक्स्ट पेपर में कम और आहिस्ता आहिस्ता बहुत कम. तो वो शुरू के पेपर्स में शायद उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं लगती या सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती, तो वो फिर वो डीमोटिवेट होकर बाकी एग्ज़ाम में अपीयर ही नहीं होते. And that should be something that should be avoided. Exactly. क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है you never know, मैंने तो अपना फर्स्ट पेपर बहुत अच्छा दिया इन द सेंस कि बहुत मतलब I've done really well in it. तो ये एक मोटिवेशन लेवल जो है अपने आप में रखना, एक परसिस्टेंसी रखना, कंसिस्टेंसी रखना, परसिवरेंस रखना, ये इम्पोर्टेंट है. तो फैमिली का जो सपोर्ट है वो बहुत मैटर करता है. जैसे कि जब मैं अपने CSS के अटेम्प्ट्स दे रही थी, इवन PMS का जब एग्ज़ाम्स दिए, तो सिस्टर ने मेरी बहुत सपोर्ट किया मुझे. तो मैं रूम में बैठ के अपना स्टडी टेबल पे काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, रीडिंग कर रही हूँ, तैयारी कर रही हूँ. शी वुड बी द वन हु वुड ब्रिंग फूड फॉर मी, मिल्क फॉर मी. वो आके मुझे देख रही है, तो मुझे ये भी कह रही है कि बहुत पढ़ लिया, थक गई हो, जरा रेस्ट कर लो, तो आके ज़रा थोड़ा सा हंसा देना कुछ. तो वो भी शी इज़ यंगर टू मी, छोटी है मुझसे, तो उसने हमेशा से बहुत सपोर्ट किया. मैंने आपको बताया कि जब मैं गिर गई थी और मेरा जो का सारा हुआ था,
तो मेरी सर्जरी हुई थी एंड वो उसे कहते हैं मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, इसमें मेरे दोनों जॉस को बांध दिया था. आई कुड नॉट स्पीक, आई कुड नॉट ईट एनीथिंग. तो माई सिस्टर वॉज द वन, वो जब मैं कोशिश करती थी बोलने की तो उसको समझ आती थी और किसी को नहीं समझ आती थी. आई यूज्ड टू राइट इट डाउन, बट उसको सिर्फ समझ आती थी कि मायरा क्या कहना चाह रही है. तो फैमिली का सपोर्ट बहुत मैटर करता है, पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का. और जहाँ आप देखते हो कि बच्चा जो है थोड़ा सा डिमोटिवेट होने लग रहा है या गिव अप करने वाला है, तो दैट्स द पॉइंट जब फैमिली मेम्बर स्टेप इन करता है और उनको हेल्प करता है, कोई टीचर स्टेप इन करता है, पेरेंट्स करते हैं, तो दैट मैटर्स अ लॉट. तो जस्ट टू कंक्लूड कि CSS की बेसिकली तैयारी के लिए, PMS की तैयारी के लिए परसिवरेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रीडिंग हैबिट आप में होना चाहिए, गुड राइटिंग स्किल्स होने चाहिए और एक परसिस्टेंसी, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि इवन अगर आप एक दफ़ा गिरते हो तो यू जस्ट डोंट गिव अप. आप दोबारा ट्राई करो. यू हैव 3 अटेम्प्ट्स. एग्जैक्टली. और इवन इफ 3 अटेम्प्ट्स नहीं होते, इट डजंट मीन कि इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड. एग्जैक्टली. यू हैव समथिंग एल्स. आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, जर्नी रही है, दैट्स मोर देन. और इसकी तैयारी में कितनी नॉलेज आ जाती है, वो आपको आगे चल के जब आप किसी इंटरव्यू में अपीयर होते हैं तो आई थिंक कि वो बहुत हेल्प आउट करता है. यू आर राइट. सो मैं आई वुड इनकरेज माई यंगस्टर्स, माई कम्युनिटी के, क्योंकि अभी स्पेशल CSS अनाउंस हुआ है, उसमें KP में ऑलमोस्ट 12 सीट्स हैं. तो अभी अनाउंस हुआ है स्पेशल CSS और उसमें KP में कुछ 12 सीट्स हैं माइनॉरिटीज़. एंड इवन एट दैट टाइम जब मेरा PMS का हुआ तो 1 सीट जो एक और थी वो इट गॉट वेस्टेड. और CSS में भी इसी तरह होता है. तो मैं इनकरेज करूँगी एटलीस्ट यू शुड गिव एन अटेम्प्ट. ट्राई करें, आप कोशिश करें और एम हाई. सब्जेक्ट सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है. हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स आप देखो, वो सब्जेक्ट्स जिसमें अगर आपको लगता है आपका कमांड ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है आपके, वो आप उस पर गो फॉर दैट. ऑलवेज फाइंड एन इंस्पिरेशन जो आपको जो है लगे कि ये दिस पर्सन और दिस स्पीच और दिस इवन अ मूवी जो आपको लगता है कि बहुत ही एक कमिंग ऑफ एज मूवी है या स्टोरी है उसकी, वो आप अपने सामने रखो कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू बी लाइक. सो मैम, अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बताएं कि विमेन एम्पावरमेंट में एजुकेशन का क्या रोल है और हमारी कम्युनिटी की जो फीमेल्स हैं उनको एजुकेशन में आना चाहिए है और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, आगे चल के उनको क्या फ़ायदे मिलेंगे इससे. अच्छा सभा, ये तो आप एग्री करोगे मुझसे भी कि हमारी फीमेल्स, हमारी कम्युनिटी की फीमेल्स जो हैं वो ज़्यादा एजुकेशन की तरफ इंटरेस्टेड हैं एज कम्पेयर टू मेल्स. और बहुत अच्छी बात है इसलिए क्योंकि जितने आप एजुकेटेड हो गए उतने आप एम्पावर्ड हो गए. बट एट द सेम टाइम समबडी नीड टू गेट द मेल मेंबर्स ready for these empowered women as well. Exactly. क्योंकि उनको कुछ sometimes मैं ये generalize नहीं कर रही, stereotype नहीं कर रही, लेकिन there are some men who it's very difficult for them to digest an empowered woman, an educated woman. और ये चीज़ है कि हमें understand करना चाहिए कि अगर एक वुमेन जो है वो पढ़ी लिखी है, उसने हायर एजुकेशन की, हमारी बहुत सारी बच्चियाँ हैं कम्युनिटी की, MPhils कर रही हैं, PhDs कर रही हैं, मास्टर्स किया उन्होंने, अच्छी अच्छी जॉब्स कर रही हैं. और इस टाइप की जो फीमेल्स हैं, जॉब्स कर रही हैं, अच्छे उस पे हैं, अच्छे स्टेटस पे, अच्छी पोजीशंस पे हैं, उनको जो है थोड़ा सा आप ये नहीं कह सकते कि जी उनको बाउंड कर दें कि आप जी घर पे शादी हुई है तो घर पे बैठ जाएं, वो करेंगी, खाने पकाएंगी. ठीक है, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. But I think you and I, we are, and there are many others like us who can, strike a balance. हम घर की भी कर सकते हैं. आपकी बात से मुझे एक ना बात याद आ गई. जब मैंने अपना MS कंप्लीट कर लिया तो अभी साथ ही जो 2017 फॉल में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के एडमिशन्स जो थे अनाउंस हो गए PhD के लिए, तो मैंने अब जल्दी कोशिश कर ली कि मैं अपनी ट्रांसक्रिप्ट जो है काउंटर साइन कराऊँ. तो आई वेंट टू सेक्रेसी और वहाँ पे जो वो कंसर्न बंदा था उसको मैंने कहा कि सर प्लीज़ मुझे ये जल्दी चाहिए क्योंकि मुझसे एडमिशन की डेट ना निकल जाए, मैंने एडमिशन करना है PhD में. एंड ही वाज लाइक कि आपने इतना पढ़ के क्या करना है, कल को आपकी शादी हो जाएगी तो आपने किचन नहीं ही संभालना होगा और घर में काम करने होंगे. तो आई वाज लाइक कि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बैठे हुए हैं और किस किस्म की आप बात कर रहे हैं. तो इस किस्म की बातें बहुत से हमें सुनने को मिलती हैं. बहुत सारे लोग होते हैं जो डिस्करेज करने की कोशिश करते हैं और समहाउ एक टेबू ब्रेकर हम शुरू से रही हैं क्योंकि एडवर्ड्स में भी जो है बॉयज़ थे सारे, उसमें हम आए, फिर फीमेल्स आई,
फिर PMS में भी बहुत कम थी. PMS में हम लोग कोई 12 फीमेल्स हैं. All of them are posted around as ACs, double ACs. तो वो बिल्कुल एजुकेटेड आप होगे तो यू कैन हैव अ वॉइस. आप अपना एक स्टैंड ले सकोगे. बट सब एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, शायद ऑडियंस में से कुछ लोगों को अच्छी ना भी लगे, लेकिन मैं हमेशा से बिलीव करती रही हूँ कि वुमेन इज़ अ वुमेन्स बिगेस्ट एनिमी. वो जो शक या कोई ऐसी बात कुछ वो वुमेन ही जो है वो, क्योंकि आफ्टर ऑल आप देखें कि जो नेक्स्ट जनरेशन को जो तरबियत देने वाली है वो भी एक औरत ही होती है. क्योंकि जब आप मदर के रोल में देखते हैं तो वो ही ट्रेन करती है और वो अपने बेटों को क्या तरबियत वो उसमें या क्या बात उसके जहन में डाल रही है. तो इट्स ऑल नेक्स्ट जनरेशन बिल्कुल उन पे डिपेंड करती है. और जिस तरह का उनका घर का एनवायरनमेंट, स्पेशली मदर की थिंकिंग है, बच्चों को ब्रॉट अप करने के लिए उन्होंने यूज़ की है. अब अगर उन्होंने बचपन से यही दिखाया कि बहनें काम करें, भाई बैठ जाए, ठीक है, भाई कुछ ना करे, बहन ला रही है सब कुछ, तो फिर जब होगा तो वो जो बच्चा बड़ा होगा तो वो यही एक्सपेक्ट करेगा अपनी वाइफ से कि वो सब कुछ लेकर आए मेरे लिए और मैं बैठा रहूं. बचपन से उनकी ट्रेनिंग ऐसे कर रहे हो कि घर सबका है, ठीक है, सब मिलकर इक्वल, आपने दोनों ने काम करना है, दोनों ने. अब देखो फीमेल्स अगर बाहर के काम कर रही हैं, जॉब्स कर रही हैं, अर्न कर रही हैं, तो मेन क्यों नहीं घर में काम. मैं ये नहीं कह रही कि वो फुल ऑन एक सपोर्ट होती है. बिल्कुल. और जहाँ जॉब्स की बात है, फीमेल्स की, वर्किंग वुमेन की, बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो शादी से पहले तो कर रही होती हैं, फादर के घर में होती है, दे हैव देयर फादर सपोर्ट, भाइयों के सपोर्ट होती है. लेकिन वंस दे गेट मैरिड तो उनको दो टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं. या तो उनको कहा जाता है कि जॉब छोड़ दो, या उनके लिए ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है कि वो इनको इस टाइप के टॉन्ट्स मिले जाते हैं कि जी तुम तो बाहर होती हो, घर के काम कौन देखेगा. तो इस तरह से हमारी जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगी, मुश्किल हो जाएगा जब तक कि दोनों जो कपल है एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेगा, हेल्प आउट ना करे. और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि जो अर्न करने का जो काम है वो मेन का है, ठीक है. और जब एक आदमी की जब शादी होती है तो ही शुड नॉट इम्पोज कि जी लड़की जो है वो जॉब करेगी, जबरदस्ती करवाना, या जबरदस्ती ये कहना कि लड़की जॉब नहीं करेगी. उसको चॉइस देनी चाहिए. इट्स अप टू यू. इफ यू वांट टू यू शुड वर्क. अगर नहीं करना चाहती, आई अर्न इनफ कि हम दोनों को सपोर्ट किया. तो ये मेरी एक थिंकिंग है. शायद आप या काफ़ी सारे लोग ना इसमें एग्री करते, बट दिस इज समथिंग व्हिच आई बिलीव इन. और this is how the men in my life are. My brother and my father, both they think the same. तो वो एक जब आपकी men आपकी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनकी थिंकिंग ऐसी होती है तो आप भी फिर काफ़ी एक एम्पावर्ड फील करने लग जाते हो. सो मैम 7 years या 7-8 years आपने टीचिंग में गुजारे. तो जब टीचिंग छोड़कर आप मैनेजमेंट सर्विसेज की तरफ आई तो मुश्किल लगा, एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगा, या क्या डिफरेंस था या क्या चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए? अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि फील्ड बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है. और एडवर्ड्स तो हमेशा से एक काइंड ऑफ अ सेकंड होम रहा है. वो घर की तरह ही उसको वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा था. और टीचिंग में भी ये था कि 7-8 years टीच कर, 1 year मैंने FG कॉलेज में किया, 7 years मैंने एडवर्ड्स में किए. और बहुत स्टूडेंट से बहुत प्यार मिला. मैं आई रिमेंबर बहुत सारी न्यू एक्टिविटीज़ हमने वहाँ पर की. स्पेलिंग भी स्टार्ट किया, पेट शो किया हमने, और ज़्यादा जो फोकस था वो एडवर्ड्स क्रॉनिकल्स के नाम से हमने वहाँ मैगजीन शुरू किया. तो वो एक बहुत अच्छा एक स्टूडेंट्स यंगस्टर्स के साथ गुजारना टाइम. एंड देन व्हेन यू शिफ्ट टू मैनेजमेंट साइड, तो उसमें ये था कि हमारी कोई 1.5 year की ट्रेनिंग हुई थी पहले. और बिल्कुल शुरू में ट्रेनिंग में तो स्टूडेंट मोड में आप चले जाते हो, स्टूडेंट्स की तरह हम वहाँ पे थे. तो काफ़ी इन्जॉय किया उस एज में भी ये कि बिल्कुल टीचिंग के बाद दोबारा से स्टूडेंट बन गए. और वी हैड आर्मी अटैचमेंट, 1 month की हमारी आर्मी अटैचमेंट हुई थी. उसमें काफ़ी इन्जॉय किया. वी विजिटेड वज़ीरिस्तान विज़िट किया, या कुरम एजेंसी विज़िट किया, बहुत जगहों पे हम गए. फिर कराची में हमारा स्टडी टूर था, वो था. तो ट्रेनिंग तक तो इट वाज वेरी अच्छा रहा काफ़ी. बट थिंग्स गॉट सीरियस जब स्टार्ट की जो, और मेरी फर्स्ट पोस्टिंग हुई यहाँ एज अ सेक्शन ऑफिसर हेल्थ डिपार्टमेंट में. आई वाज वेरी लकी टू हैव वेरी गुड बॉसेस. जो मेरे सेक्रेटरी साहब थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे, एडिशनल सेक्रेटरी, उन्होंने बहुत अच्छा इनकरेज किया. और जो भी हम लोग 3 लोग थे, 3 बैच मेंबर्स थे जो गए थे हेल्थ में, और तीनों को बहुत सपोर्ट किया, एंजॉय हमने किया.
At first I was section officer 3. I dealt with the cadre nurses के साथ, paramedics, इनके अंडर, ये हमारे सेक्शन के अंडर आते थे. Then काम ज़रा अच्छा किया, थोड़ा सा कॉम्पिटेंट थी, शो किया था, टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं किया. जिस तरह नॉर्मली फीमेल्स जो मैरिड होती हैं तो कभी कभार नहीं टाइम दे पा रही, तो खैर वो किया. तो वो सेक्रेटरी साहब ने फिर हमें SO2 बना दिया. तो आई स्टार्टेड डीलिंग विद BS17 मेडिकल ऑफिसर्स, और इट वाज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली एट द टाइम्स ऑफ कोरोना, जब COVID-19 का आउटब्रेक था. तो वो आई रिमेंबर ईस्टर डे पे भी आई वाज इन ऑफिस. ईस्टर पे और संडे सैटरडेज कुछ पता नहीं चलता था. रातों को 9 o'clock 10 o'clock घर आ रहे हैं. तो काम बहुत टफ था. और ज़्यादा टफ आई वुड से वाज पब्लिक डीलिंग. पब्लिक डीलिंग करना आराम से, वो जो हमने ट्रेनिंग की थी 1.5 year की, वो बहुत काम आई फिर. और बिल्कुल नेचर ऑफ वर्क डिफरेंट था. वहाँ आप यंगस्टर्स के साथ डील करते हो, जाके लेक्चर्स देना, कुछ एक्टिविटीज़ में हेल्प आउट कर. यहाँ पर जो था सीरियस वर्क था. तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे चैलेंजेस थे. अच्छा, जैसे कि कुछ लोग थे तो वो दे आर सम पीपल जो मिसोजिनिस्ट होते हैं, फीमेल्स उनको पसंद नहीं होती हैं, तो बस वो कुछ इनसिक्योर फील करते हैं. तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल केम, उनके साथ जो है इनकाउंटर्स हुए. लेकिन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट थिंग इज़ टू कि आप किस तरीके से अपना एक कंपोज्ड एटीट्यूड रखते हैं. यू आर हार्ड वर्किंग, वो सबको दिख रहा होता है. और थोड़ा रिजर्व्ड रहना, क्योंकि फीमेल्स का जो ऑफिस में काम करना, मैं अपने कम्युनिटी की लड़कियों को भी कहूँगी कि एक रिजर्व सा एटीट्यूड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे अक्सर मेरी यंगस्टर्स स्टूडेंट्स फ्रेंड्स वगैरह पूछती हैं कि तुम जो हो आपका और मेरा ऑलमोस्ट, क्योंकि हम वर्किंग लेडीज़ हैं, तो अक्सर हम लोग भी गो अलोन एज वेल, कहीं हम जा रहे हैं. तो वो आपका ये होता है कि वो आपको पूछता है कि कभी कुछ ऐसा हुआ आपके साथ, हरासमेंट हुई है ये. तो आई से कि इट्स ऑल अबाउट द वे यू कैरी योरसेल्फ. एग्जैक्टली. एंड द काइंड ऑफ एक्सप्रेशन यू आर वेयरिंग ऑन योर फेस. एग्जैक्टली. अगर आपने एक ऐसा एक्सप्रेशन बनाया हुआ है अपने फेस पे जो लोग देख के डरते हैं, और वो आपसे बात करना, मतलब आपको सलाम भी नहीं करेंगे इतना एग्जैक्टली. और आपने ऐसा अटायर पहना हुआ है कि आप प्रॉपर हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द कल्चर के भी आप उसके अप्रोप्रिएट हो. यू आर कवरिंग योर हेड, योर हेड टू आप जो हो कवर्ड हो. और ठीक है, आप फेस कवर नहीं करेंगे, लेकिन आपने एक्सप्रेशन एक ऐसा बनाया हुआ है तो कोई आपसे कोई ऐसी गलत इधर की बात नहीं करेगा. एंड दैट्स व्हाट्स इम्पोर्टेंट, स्पेशली जब आप पब्लिक डीलिंग करते हैं. पीपल वुड कम टू योर ऑफिस, दे वुड सिट इन योर ऑफिस, बट आप काम की बात कर ली, देन यू से ओके थैंक यू वेरी मच, यू मे लीव. तो दिस इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट. राइट. और यस, चैलेंजेस तो ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस वी हैड टू फेस, स्पेशली बीइंग अ फीमेल. लेकिन बस उनको डील करना. और ये इम्पोर्टेंट है कि ऑफिस की जो टेंशन है वो घर में नहीं लेके आनी. ऑफिस की टेंशन बस वहाँ ख़त्म हो गई, and then you don't bother your family or your parents with these things, because they are already old हैं वो already. तो वो it shouldn't you shouldn't be the one who उनको further tension या anxiety देने की ज़रूरत नहीं. तो this is how, और ये ट्रेनिंग में हमें बहुत अच्छा सिखाया गया. Right. तो ये बहुत हमारे लिए अच्छा रहा ये सारी जर्नी. Wonderful. So मैम, ये सारा का सारा जो आपकी मैनेजमेंट सर्विसेज का अभी तक का एक्सपीरियंस, तो एक बिज़ी स्केजुअल और वो सब, तो कभी किसी और एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करती हैं, लाइक सोशल एक्टिविटीज़ हो गई या कुछ और इस किस्म की? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा. इट वाज इंटरेस्टिंगली आई हैव अ वेरी गुड आंसर टू दिस. और मैं ये बल्कि प्लेटफॉर्म यूज़ भी करना चाहूँगी अपनी उस एक्टिविटी को फर्दर इंडोर्स करने के लिए. It was back in 2017. मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी. She is doing PhD in English from National University. वहीं पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं. She is Miss Summer Zaki. और उन्होंने और मैंने मिल के हमने अपनी एक वॉलंटियर्स की टीम बनाई by the name of Giving Back to Pakistan. Right. और सारा मकसद, as the name indicates, that Pakistan has given us so much. It has given us good education, a home. A country to call ours. Exactly. पाकिस्तान ने इतना कुछ हमें दिया. ठीक है, प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स आर देयर इज नो डिनाइंग दैट, लेकिन पाकिस्तान ने इतना दिया है हमें, और जो लोग अच्छे सेटल्ड हैं, वी नीड टू गिव समथिंग बैक टू पाकिस्तान, पाकिस्तानी सोसाइटी. तो हमने गिविंग बैक टू पाकिस्तान के नाम से, स्टूडेंट्स थे हमारे साथ, कुछ टीचर्स थे,
एडवर्ड्स के थे, इस्लामिया के स्टूडेंट्स, नमल के स्टूडेंट्स, all sorts of students, they were from different universities. They joined us और हम लोगों ने एक ड्राइव की 2017 में, 18 में, 19 में, और नॉर्मली हम एक्टिव होते हैं सब गर्मियों में, वेकेशंस होती हैं, और 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे हम लोग जो है एक्टिव होते हैं। हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की, जैसे कि अंडर प्रिविलेज्ड स्कूल है एक टाउन में, उसमें हमारे स्टूडेंट्स ने आके टीचिंग की, पेंटिंग एक्टिविटीज़ करवाई, गेम्स की, ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोगों ने किए, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स की, क्लीनलीनेस ड्राइव्स की, देयर वर ऑर्फनेजेस हैं कुछ, उनको विजिट किया हमने, बच्चों के लिए हम गेम्स अरेंज की वहाँ पर, उनके साथ टाइम स्पेंड किया। और इट्स नॉट जस्ट कि इट वाज समथिंग फॉर दोज किड्स, फॉर दोज पीपल जो नीडी थे, जो अनलव्ड थे, वो फेल्ट लव्ड। ये इट वाज आल्सो फॉर माय टीम, बिकॉज ये सारे यंगस्टर्स हैं, और मैं हमेशा इन स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि समर और मैंने जो है, हमने एक फाउंडेशन डाली है, आगे आप इसको किस तरह कंटिन्यू करते हो ये आपने करना है। और उन बच्चों ने, सब आई वोंट बिलीव, वो अपने गांव गए और उन्होंने उसी ड्राइव कंटिन्यू किया, स्कूल में गए, प्लांटेशन करवाई अपने विलेजेस में, कई ने स्कूल में जाके टीचिंग की अपने विलेजेस के स्कूल्स में जाके। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ चेन रिएक्शन जो स्टार्ट हुआ। और मैं ये कहूँगी कि हम तो खैर लिमिटेड टाइम के लिए एक्टिव रहते हैं ईयर में, क्योंकि जॉब्स की वजह से स्टूडेंट्स की भी स्टडीज़ होती हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम करते रहते हैं अनकॉन्शियसली। तो अगर मतलब जैसे जिन इंस्टीट्यूशंस का आपने जिक्र किया, इसके अलावा अगर स्टूडेंट्स सुनते हैं इस गिविंग बैक टू पाकिस्तान के बारे में और वो चाहते हैं इसका हिस्सा बनना, तो वो कैसे इसको ज्वाइन कर सकते हैं? बिल्कुल, वी हैव मेनी स्टूडेंट्स, उन्होंने हमें अप्रोच किया कि हम, या स्टूडेंट्स के कुछ फ्रेंड्स थे, कजन्स थे, डिफरेंट सिटीज़ में थे, वो आना मतलब कोई भी आ सकता है इसमें, वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हमारे जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं उनको कांटेक्ट करते हैं, फिर भी जस्ट इट्स एन ओपन फोरम, एक ओपन टीम है, आप आओ आके। तो सोशल मीडिया पर है इसका कुछ? सोशल मीडिया पे बिल्कुल है, और मैं ये बात ज़रूर बताना चाहूँगी कि इसमें हमें कोई एड कोई एनजीओ हेल्प नहीं करता। इस मैडम समर और मैं, हम अपनी पॉकेट से ही सब कुछ करते हैं। कुछ बच्चे या उनके पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करना चाहें तो वो हम करते हैं, लेकिन कोशिश हमारी यही होती है। मैडम समर हैं, उनकी कुछ रिलेटिव्स अब्रॉड हैं, वो कुछ अमाउंट सेंड करते हैं, बट देयर इज नो, आई वोंट से कि कोई एक एनजीओ है जो आपको फंडिंग, इसका रीजन नहीं है, इस चीज़ का कोई बेसिस नहीं है। आउट ऑफ लव फॉर दिस कंट्री, आउट ऑफ लव फॉर द पीपल ऑफ दिस कंट्री हम ये करते हैं। वंडरफुल। और सोशल मीडिया पे डेफिनेटली है ज़रूर, और किसी ने अगर ज्वाइन करना है, आपने ज्वाइन करना है ज़रूर, तो आप आइएगा। इसी नाम पे है गिविंग बैक टू, राइट। सो व्यूअर्स जो देख रहे हैं, जिनको ये इनिशिएटिव अच्छा लगे, तो दे कैन फॉलो दैम ऑन फेसबुक, राइट, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं वो गिविंग बैक टू पाकिस्तान के नाम से, जो इनका पेज है उसको ज़रूर। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों का, और बहुत अच्छी बात है कि हम लोग हमेशा यही गिले शिकवे करते रहते हैं कि हमारे मुल्क ने हमें क्या दिया, लेकिन कभी भी हम लोग खुद पे गौर नहीं करते कि हमने इन रिटर्न इसको क्या दिया है। और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और आई अप्रिशिएट दैट। एट द एंड आई वांट कि आप, हमारे जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? अच्छा, देयर आर अ नंबर ऑफ थिंग्स। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊँगी आपको कि पेशावर वाज नोन फॉर इट्स लाइब्रेरीज। कुछ साल पहले माय फादर ऑलवेज कोट्स दिस कि कोई 1999 में सरबीन एक वो है, रेडियो पे एक शो आता है, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि एशिया में कुतुब बीनी कौन सा शहर है जो कुतुब बीनी के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, और उसका जो करेक्ट आंसर था वो पेशावर। और पेशावर इसलिए था क्योंकि पेशावर के हर कॉर्नर पे, हर नुक्कड़ पे जो है वो एक लाइब्रेरी होती थी, जिसे कहते थे आना लाइब्रेरी। 1 आना करेंसी जो है आप देते थे, और वो बिकम मेंबर होता है। तो रीडिंग वो बीच में गायब हो गया, वो कल्चर, रीडिंग जो कल्चर है, दैट हैज़ डिसअपीयर्ड सडनली। तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा काम बनेगा नहीं। कम्युनिकेशन स्किल्स इम्पॉर्टेंट हैं, वो आपको आने चाहिए। एक डिसिप्लिन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, जैसे मैंने आपको कहा, परसिवेरेंस नहीं है, एक कंसिस्टेंसी नहीं है, तो देन यू आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। आपको एक एम है अगर आपका, और आप अचीव करना चाह रहे हो, तो उसमें परसिवेरेंस और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
बिसाइड्स दैट मैं ये कहना चाहूँगी कि देयर इज़ अ पर्शियन कोट जो मैं हमेशा कोट करती हूँ, ये इट गोज समथिंग लाइक दिस, दिले बफरो ख़त्म जाना है ख़रीदन, आई हैव सोल्ड माई हार्ट एंड बॉट अ सोल। वाह, कि मैंने अपनी ख्वाहिशें सब कुछ साइड पे रख दी हैं और अब मैंने कॉन्शियस ले लिया है, आई बॉट अ सोल आउट ऑफ इट। एंड काइंडनेस इज समथिंग व्हिच इज़ वेरी लैकिंग दीज डेज, पीपल हैव बिकम वेरी अनकाइंड, बहुत क्रूअल होती जा रही है ये वर्ल्ड, ये दुनिया, और वी शुड बी काइंड टू पीपल। और मैं ये कहना चाहूँगी कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आप कंटिन्यू करें, स्पेशली मेल्स, हमारी कम्युनिटी के फीमेल्स जो है वो तो ऑलरेडी काफ़ी कर रही हैं, बट मेन को मेल्स को भी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो एजुकेशन की तरफ और आएँ। गवर्नमेंट जॉब्स में हमारा जो माइनॉरिटीज़ का कोटा है वो वेकेंट चला जाता है, नहीं फिल होता, पीछे काफ़ी सालों की जो वेकेंट सीट्स हैं वो जमा होती जा रही हैं। इट्स हाई टाइम कि हम एजुकेटेड हों इतने कि उन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इट्स हाई टाइम कि हम अपनी जो क्रिश्चियन हमारे कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं वो अच्छी अच्छी पोस्ट्स पे हैं। एंड आई गेस दिस इज़ व्हाट आई वुड वांट टू से टू माय कम्युनिटी कि आगे बढ़ना है, वही स्टैग्नेंट नहीं हो जाना कि भाई वो जॉब जिसमें हम वी आर नोन फॉर दैट फॉर सो मेनी इयर्स, उसको वी हैव टू ब्रेक थ्रू दैट ग्लास सीलिंग, हमने आगे बढ़ना है। और हम इतने अच्छे एजुकेटेड हमारे यंगस्टर्स हैं, तो वी शुड बी द वंस जो हम अब लीड करें, आगे बढ़ें। और I guess this is what I would like to say. Thank you so much मैम once again कि आपने हमें वक्त दिया, और मुझे बहुत पर्सनली मज़ा आया आपके साथ बातचीत करके, एंड आई एम श्योर जितने लोग इस शो को देखेंगे वो भी ज़रूर ये सारी कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करेंगे। और आपने जो मैसेज दिया बहुत ही खूबसूरत मैसेज दिया, और मैं समझती हूँ कि हमारी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एजुकेशन में आगे आने की, और एक कम्युनिटी को अगर अपलिफ्ट होना है तो उसके लिए एजुकेशन ही है एक ऐसी की जिसको हासिल करके वो आगे बढ़ सकते हैं, और न सिर्फ अपनी कम्युनिटी का बल्कि हमें अपने मुल्क का भी नाम रोशन करना है। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। मोस्ट वेलकम सबा, इट वाज एन ऑनर, इट वाज अ प्लेजर, थैंक यू। सो व्यूअर्स, हमें फॉलो करते रहें हमारे फेसबुक पेज सक्सेस स्टोरीज़ विद सबा पर, और हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें शोट्रियो ऑफिशियल, और बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, कीप वॉचिंग आवर शो एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। गॉड ब्लेस यू ऑल। बात करते हैं मज़हबी एक्टिविटीज़ की, तो यूथ ग्रुप्स में वो हमें बहुत ही एक्टिव नज़र आते हैं, लीडरशिप और फोकल पर्सन माइनॉरिटी सोशल अलायंस खैबर पख्तूनख्वा। लेट्स वेलकम ऑन अ शो ऐसा शो जो कि अपनी नौयत का पेशावर के अंदर और ख़ास तौर पे हमारी कम्युनिटी में एक इंटरेस्टिंग शो बनता चला जा रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी